हाय एवरीवन। तो चलिए हम वीडियो के सेकंड पार्ट में आ गए हैं। लास्ट वीडियो में हमने लाइनक्स को उबंटू के सर्वर को हमने इंस्टॉल करना सीखा था। तो ये मेरा स्क्रीन है। सबसे पहला जो आपको जो स्क्रीन मिलता है उस पर सबसे पहले आपको लॉगिन का होता है। तो लास्ट टाइम हमने अपना यूज़र नेम देके हमने लॉगिन करना सीखा था, ये इस तरीके से। और हमें ये भी पता था कि सूडो जो है, इससे हम जो भी हम कमांड देते हैं वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर्स को लेता है। ठीक है। अब जैसे कि अगर हम प्रोडक्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये एक्चुअल में एक कंसोल है। अगर आप VMware पे भी हो, जैसे जो डेटा सेंटर्स होते हैं उसमें VMware डला होता है, तो वहाँ पे भी हम जब VMware का जो पोर्टल एक्सेस करते हैं तो वो भी ऐसे ही खुलता है। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, उसको ना रिमोटली एक्सेस करते हैं। तो हम फिलहाल रिमोटली कैसे एक्सेस करते हैं ना, ये हम इसको देखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, SSH का यूज़ करना होगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पे देखना होगा कि SSH मतलब पोर्ट 22 में SSH यूज़ होता है, तो वो चल रहा है कि नहीं। अब SSH के बारे में जान लेते हैं, SSH क्या है। तो चलिए देख लेते हैं SSH के बारे में। तो जैसे आपको याद होगा कि जब हम उबंटू इंस्टॉल कर रहे थे तो वहाँ पे हमने ओपन SSH एक सॉफ्टवेयर डाला था। ठीक है, मतलब चूज़ किया था हमने। तो ओपन SSH के दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्लाइंट SSH क्लाइंट जिसको बोलते हैं, और एक होता है SSH सर्वर। तो जब भी हम ये इंस्टॉल करते हैं तो दोनों मॉड्यूल जो होते हैं वो इंस्टॉल होते हैं। सर्वर पोर्ट 22 पे लिसन करता है, और जो क्लाइंट है उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों मॉड्यूल अगर एक सिस्टम में है और जहाँ पे भी आप ओपन SSH इंस्टॉल कर रहे हो वहाँ पे दोनों है, तो इसका मतलब ये है कि टू वे हम उस पर लॉगिन या उससे कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सर्वर ऑथेंटिकेशन है, ये क्या करता है, ये सर्वर को ना अपना आइडेंटिटी देता है। ठीक है। और जो यूज़र ऑथेंटिकेशन है, यहाँ पे क्लाइंट जो है वो अपनी आइडेंटिटी को देता है सर्वर को, और एक दूसरे को क्रॉस चेक करते हैं। और इसका देने का तरीका सिंपल सा है, इसके पास एक प्राइवेट की होता है और इसके पास पब्लिक की होता है। ठीक है। तो जब भी ये इसको रिक्वेस्ट देता है तो की से मिलान होता है या मैच करता है, उसके बाद वो लॉगिन दे देता है। ठीक है। इसको थोड़ा और डीप पे हम पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि इसके टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो 5 इसके स्टेटस होता है, इसके स्टेजेस होते हैं। तो जो स्टेजेस हैं यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखो आप, पहला जो स्टेज है ना ये SSH क्लाइंट का, फिर SSH सर्वर है। ठीक है। तो ये सर्वर साइड का है, और ये हमारा ये क्लाइंट एंड का है। मतलब आप कोई भी सिस्टम मान के चलो, विंडोज़ हो या लाइनक्स हो या कोई भी हो। ठीक है। इधर सर्वर मान के चलो। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे एक पब्लिक की आईडी होती है आपकी, वो भी एक फाइल टाइप का ही होता है। पब्लिक की आईडी से जो कि ऑथराइज की में आपके SSH के सर्वर पे होता है। उसके बाद उस की को मैच करता है। अगर की जो है इसका जो प्राइवेट की उस मैच करता है तो फिर क्या करता है, एक मैसेज जाता है पब्लिक की के थ्रू, और वो ऑथेंटिकेट करा के मतलब मैच करा के इसको क्लाइंट को भेजता है। फिर क्लाइंट क्या करता है, उसको डिक्रिप्ट करता है, और फिर MD5 हैश के थ्रू फिर उसको भेजता है आपके क्लाइंट के सॉरी सर्वर के SSH उस पर एप्लीकेशन पे। और फिर वहाँ पे अगर ये अगर मैच कर जाता है तो फिर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये हम देखेंगे इसको कैसे प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं। एक फ्लो था कि कैसे इसको करना है। तो इसके लिए जो डायरेक्टरी होता है, मैं आपको एक कमांड देता हूँ। तो ये जो कमांड है ls-last, ये क्या करता है, ls मतलब लिस्ट होता है कमांड, और ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है। ए का मतलब होता है कि आर्काइव, हिडन, ठीक है, टाइम के साथ। तो last। अब यहाँ पे एक फ़ोल्डर आपको मिलेगा SSH का। तो अब ये जो SSH है इसके अंदर जाना है अपने को। और अगर आपके सिस्टम में अगर ओपन SSH डला हुआ नहीं है पहले से, तो आपको ये फ़ोल्डर मिलेगा नहीं। तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप इंस्टॉल
ओपन SSH, ठीक है। ये करके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा SSH सर्वर, या अगर आप चाहते हो क्लाइंट कोई करे तो क्लाइंट, ये इस तरीके से, या ओपन SSH कर देंगे तो भी हो जाएगा वो। तो फिलहाल इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, SSH फोल्डर पे जाएंगे। ये हिडन फोल्डर है। लाइनक्स में क्या होता है ना, जो डॉट से जो स्टार्ट होते हैं वो हिडन फोल्डर होता है, वो ऐसे नॉर्मल दिखता नहीं। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ls करूँ तो ये दिखेगा नहीं, dir करूँ तो भी दिखेगा नहीं, ठीक है। ये जितने भी डॉट फाइल्स होते हैं ना, ये हिडन फाइल्स है। जैसे विंडोज़ में हिडन फाइल कौन हाइड करते हैं, वैसे ही है, बस इसमें डॉट होता है एक्सटेंशन इसका। SSH किया और यहाँ पे देखिए ऑथराइज़ की है, cd ऑथराइज़ की के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे ऑथराइज़ की। अब ये क्या है ना, ये एक फ़ाइल है। जैसे मैं कैट करूँ, ये देखिए इसके अंदर फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, इसको यहाँ पे मुझे मेरा पब्लिक जो की है, मेरा जो क्लाइंट सिस्टम है, तो मेरा क्लाइंट कुछ भी हो सकता है। जैसे कि चाहे तो CMD भी हो सकता है। आजकल विंडोज़ में भी SSH की उन्होंने, मतलब SSH उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है। तो अगर मैं विंडोज़ पे भी जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अगर SSH का कमांड देखूँ ना, तो यहाँ पे भी अब कमांड आ गया है। पहले ऐसा नहीं था। तो जब विंडोज़ पे SSH क्लाइंट नहीं हुआ करता था, एक्चुअल में SSH क्लाइंट हो गया ना ये, इसके लिए ये SSH क्लाइंट है और ये सर्वर है। आप चाहो तो दोनों इंस्टॉल कर सकते हो। तो पहले हम क्या करते थे, हम SSH क्लाइंट यूज़ किया करते थे, जैसे कि पुट्टी, इसको पट्टी भी कहते हैं, बट इंडियन लोग हमेशा इसको पुट्टी कहते हैं, ठीक है। तो ये पुट्टी है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है छोटा सा। और ये क्या है ना, जैसे विंडोज़ के जो मशीन है उसमें ये, जैसे विंडोज़ का सेटअप है, तो ये एज अ SSH क्लाइंट हम इसको यूज़ करते थे। तो इसमें क्या करना होगा आपको, जैसे मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि फ़िलहाल मैं बिना की के इस पर लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मेरे सर्वर का IP एड्रेस लेना होगा। तो वो है 192.168.1.10, ठीक है। या एक कमांड और होता है, फ़िलहाल भी इफ़ कन्फिग नहीं चल रहा क्योंकि नेट टूल्स डाला हुआ नहीं है, नहीं तो इफ़ कन्फिग से भी होता था। IPA लिखेंगे तो आपको कमांड मिल जाएगा 192.168.1.0। तो फ़िलहाल मैं यहीं से करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा रिमोट सर्वर है और ये मेरा होस्ट मशीन में डला हुआ पुट्टी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ट्राई करूँगा। तो जैसे ही मैं करूँगा तो मुझे ये एक ऐसा सर्टिफिकेट का पूछेगा ये, तो इसको हमेशा एक्सेप्ट करना पड़ेगा या कनेक्ट वंस करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो ये मुझे कुछ काला विंडो देगा इस तरीके से। ये पुट्टी का विंडो है, ये कुछ कमांड नहीं है या कुछ और नहीं है, टर्मिनल का विंडो है जो पुट्टी के अंदर रहता है। तो मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम और ये मैं पासवर्ड दे दूँगा। तो ये मेरा यूज़र नेम आ गया और ये पासवर्ड आ गया। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा इसका बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। चेंज सेटिंग्स में आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा अपीयरेंस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लॉगिंग, कीबोर्ड, बेल फीचर्स। तो पुट्टी काफ़ी एडवांस है, इसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे फ़िलहाल इसका जो फॉन्ट है वो मुझे चेंज करना है। तो फ़िलहाल ये 10 पे है, मैं इसको 14 पे ट्राई करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। तो ये 14 पे मेरा बड़ा हो गया ये, ठीक है। तो एक तरह से कहें तो हम लाइनक्स के कंसोल से कनेक्ट हो गए। जैसे मैं यहाँ से देखूँ, अगर एक कमांड होता है W, तो यहाँ पे आपको दिखेगा TTY1 से ये लोकल जो यहाँ पे जो हमने पीछे में जो कनेक्ट कर रखा है, इस यूज़र ने जो पीछे में जो है जो कंसोल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये वो दिखा रहा है। एक और जो दिखा रहा है ना, जिसमें TTY1 नहीं दिखा रहा, क्योंकि कंसोल से कनेक्टेड नहीं हूँ मैं, तो डायरेक्ट SSH से कनेक्टेड हूँ। तो यहाँ पे वो SSH का भी दिखा रहा है। मैं एक बार फिर से करता हूँ, ये देखिए। तो ये अभी मैंने पुट्टी से कनेक्ट किया है, ये वो है, इसमें SSHD लिखा रहा है, मतलब SSH जो डेमन चल रहा है वहाँ पे। अब डेमन क्या है, डेमन को हम वहाँ पे
सर्विस कहते हैं, जैसे विंडोज़ में सर्विस कहते हैं ना, वैसे डीमन को हम सर्विस कहते हैं। तो ये बता रहा है कि लॉगिंग का टाइम क्या था, आइडल कब से है, जे सीपीयू कितना ले रहा है, पी सीपीयू कितना, वे और मतलब कौन से सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है, ये सब चीज़ दिखा रहा है। ठीक है, यूज़र नेम वही है, आप अगर किसी और यूज़र नेम से कनेक्ट होते हैं तो वो दूसरा यूज़र नेम भी दिखाता है यहाँ पे। तो फिलहाल इससे मैं कनेक्ट हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा ना, इसको फ़िलहाल मैं हाइड कर दूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल इसकी। मैं पुट्टी पे कोशिश करूँगा काम करने की, क्योंकि यहाँ पे मैं आराम से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल वर्चुअल मशीन है वहाँ पे, तो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। तो फ़िलहाल ऐसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं। अब मुझे क्या करना होगा ना, जैसे कि इसमें मेरा SSH का क्लाइंट डाला हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, SSH कीजेन। अब ये क्या करता है, ये आपको ना आपका प्राइवेट की और पब्लिक की वो जनरेट करके देता है। अब यही चीज़ मैं अगर पुट्टी पे देखूँ तो पुट्टी में भी, क्योंकि पहले तो विंडोज़ में था नहीं ना ये, तो अगर मैं पुट्टी पे जाऊँ और पुट्टी जेन खोलूँ, ठीक है, पुट्टी जेन क्या होता है, जो नॉर्मल जो हमारा SSH का सॉफ्टवेयर होता है वो यही कमांड चलाता है, SSH कीजेन। ठीक है, इसके थ्रू क्या करता है ना, ये आपके जैसे इस सिस्टम पे मैंने ऑलरेडी जनरेट कर रखा है, तो मैं दिखाऊंगा आपको। और सेम इसका अल्टरनेटिव ये है, क्योंकि पहले के टाइम पे था नहीं ये विंडोज़ पे, तो हम ज़्यादा पुट्टी यूज़ किया करते थे। तो ये क्या करता है, ये आपका जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा ना, यहाँ पे देखिए, तो ये कुछ जैसे मैं ऐसे माउस हिलाते जाऊँगा तो ये इसको इनक्रिप्ट कर रहा है एक्चुअली में, है ऐसे माउस के एक्शन से ये इनक्रिप्ट कर रहा है, और ये करना पड़ता है इसको। तो देखिए ये मेरा, देखिए पब्लिक की आ गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा पब्लिक की आ गया। मुझे क्या करना होगा, मेरा पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों को सेव करना होगा। ठीक है, पब्लिक की और प्राइवेट की। अब पुट्टी और SSH में बस ये डिफरेंस है कि पुट्टी का जो फाइल एक्सटेंशन होता है, जो SSH का जो फाइल एक्सटेंशन होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि ये पुट्टी जो है अपना खुद का फाइल सिस्टम लेता है ना, उनका खुद का अलग से इंक्रिप्शन होता है। तो इसका जो होता है PPK होता है, और जो हमारे ओपन SSH में होता है उसका पैम होता है। ठीक है, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो जैसे मैंने अगर इसको मैं सेव करता हूँ तो इसको मैं कहीं पे भी सेव कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अपने डाउनलोड्स में सेव कर लेता हूँ। तो ये मेरा पब्लिक की था, पुट्टी पब की, ये मैंने कर लिया। इसी तरह से प्राइवेट की भी सेव कर लेता हूँ। तो कई बार ये पूछता है कि आपको पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जो प्राइवेट की होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। अगर ये प्राइवेट की जो है किसी और के हाथ में लग गया तो वो भी आपके सर्वर से कनेक्ट कर पाएगा। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, इसमें पासवर्ड डाल देते हैं, ज़्यादा सही होता है सिक्योरिटी करने के लिए। तो ये पूछता है कि विदाउट अ पासफ्रेज, मतलब बिना पासवर्ड के डालना चाहते हैं, तो मैं फ़िलहाल भी येस कर देता हूँ। इसके लिख देता हूँ प्राइवेट की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे PPK बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने सेव कर दिया। तो इस तरीके से हम इस पे जनरेट करते थे। यहाँ पे जो जनरेट करने का तरीका है वो है SSH कीजेन, और यहाँ पे कुछ आपको ऑटोमेटिकली वो आपको करके दे देगा। अब यहाँ पे मैं जैसे मैं ये कमांड चलाऊँगा, तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली चलाऊँ तो मुझे भी यहाँ पे SSH मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये विंडोज़ के अंदर है, मेरा होस्ट सिस्टम है ना उसके अंदर है। तो ये SSH देखिए यहाँ पे मुझे मिल गया। अगर यहाँ पे dir करता हूँ तो ये देखिए, ये ID RSA जो है ये क्या है, ये मेरा प्राइवेट की है। और ID_RSA.pub ये जो है मेरा, ये मेरा पब्लिक की है। तो ये पब्लिक की मैं उठा क्या करूँगा, मेरे रिमोट सर्वर पे डाल दूंगा, तो मैं यहीं से डायरेक्ट ना फिर मैं इस पर लॉगिन कर पाऊँगा। ठीक है, दोनों तरीका देख लेते हैं, पुट्टी से भी और इससे भी। सबसे पहले मैं अपना पब्लिक जो की है, तो उसके लिए मैं फ़िलहाल इसको नोटपैड में खोलता हूँ। नोटपैड, तो ये आपको ना नोटपैड में आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे बस इसको कॉपी करना है। ये मैंने कॉपी कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा सर्वर है यहाँ पे मैं हूँ होम उबंटू के अंदर। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा ना, अपने यूज़र को स्विच करना होगा। तो दो तरीके हैं स्विच करने के, sudo -i, एक तो ये तरीका है। ठीक है, और दूसरा तरीका है sudo su।
ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सूडो सू करने का मतलब ये है कि आप जिस डायरेक्टरी में हो, जैसे अभी उबंटू के होम डायरेक्टरी में, तो ये उबंटू के होम डायरेक्टरी में ही रह जाएगा। अगर मैं सूडो माइनस आई करूँगा तो मैं रूट के डायरेक्टरी में पहुँच जाऊँगा। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो अभी मैं इसको अगर आपको डायरेक्टरी दिखाऊँ, देख लीजिए, स्लैश रूट नाम का एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर ये पहुँच गया। ठीक है, स्लैश रूट के अंदर। अगर मैं इसी को सूडो सू करता तो ये मेरा होम डायरेक्टरी पहुंच जाता है, ये होम उबंटू। तो बस यही डिफरेंस है इसका। अब मुझे क्या करना है, इस सिस्टम में आपको दो यूज़र जरूर मिलेंगे। जो आपका रूट यूज़र है वो, उसका होम डायरेक्टरी ये है, और जो आपके बाकी जितने यूज़र हैं वो आपको होम डायरेक्टरी के अंदर मिलेंगे, ये होम डायरेक्टरी है। तो आप जिस यूज़र से कनेक्ट करना चाहते हैं ना, उसके SSH की आपको डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ करूँगा cd home cd ubuntu और यहाँ पर करूँगा ls-laht। ठीक है, .ssh मतलब SSH के डायरेक्टरी के अंदर चला गया। यहाँ पे देखूँगा ऑथराइज़ की, और ये ऑथराइज़ की जो है, इसी के अंदर आपको अपने की डालने होंगे। तो जैसे उसमें नोटपैड था, इसमें जो होता है वो होता है नैनो, और VI भी होता है। देखते हैं इसमें से कौन सा चलेगा। जैसे नैनो अभी यहाँ पे है नहीं, तो मैं VI चला के देखता हूँ। VI भी नहीं है, तो मुझे कोई सॉफ्टवेयर इस पर इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, जिससे कि मैं इसको मैं एडिट कर पाऊँ। ठीक है, तो फिलहाल मैं नैनो इंस्टॉल कर रहा हूँ। नैनो एक टेक्स्ट एडिटर है। तो अब मैं चाहूँ कि इसको नैनो से खोलूँ। देखिए, तो ये खुल गया, बिल्कुल ब्लैंक है, इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। तो मैंने जो अपना जो नोटपैड के अंदर जो मेरा की था, उसको मेरे को क्या करना है, कॉपी करना है। ये मैंने कॉपी कर दिया। अब बस यहाँ पे राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये SSH से स्टार्ट हुआ। अगर आपको बिल्कुल सावधानी से इसको करना होता है, SSH से इंस्टॉल होगा, और ये लास्ट में आपका सिस्टम का नाम ऐसे आना चाहिए। ठीक है, तो मैं एंड दबाऊंगा तो ये देखिए आ गया। ये होम दबाऊंगा तो शुरू में आ गया। तो बस ये यहाँ तक है। अब मुझे इसको क्या करना है, सेव करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है राइट आउट। तो ये जो है, ये कंट्रोल O। तो कंट्रोल O दबाऊंगा तो क्या करेगा, ये फाइल को राइट करेगा। फिर पूछेगा कि, अब यहाँ पे पूछेगा यस या नो, जो भी है इसको मैं एंटर करना है मुझे एक बार। तो ये राइट हो गया। अब मुझे यहाँ से निकलना है, तो ये एग्जिट का ये कमांड है, इसका X कमांड है। तो X मतलब कंट्रोल X। तो कंट्रोल X दबाऊंगा, यहाँ से मैं हट जाऊँगा। एक और कमांड है कैट करके, अगर मैं चेक करना चाहूँ कि उसमें उस फाइल के अंदर है क्या। देखिए, तो ये क्या करेगा, फाइल को ही नहीं खोलेगा, बस उसका जो आउटपुट है वो दिखा देगा। तो आउटपुट कुछ इस तरीके से है। तो ये जो मेरा की था, ये मेरा आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये मेरा विंडोज़ का था। एक बार विंडोज़ पे देख लेते हैं SSH होता है नहीं होता। तो मुझे क्या कमांड देना पड़ेगा, SSH-i मतलब जो की है उसके लिए होता है ये i। उसके बाद यूज़र नेम ubuntu @ जो IP है सर्वर का आपका 192.168.1.10। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हो गया। ठीक है, लॉगिन। आपके लाइनक्स में अलग कमांड होता है, ये विंडोज़ है इसलिए इसमें आई नहीं चलता। ठीक है, मैं डायरेक्ट किया, डायरेक्ट चला गया। देखिए अब ये बिल्कुल उससे कनेक्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे तो हम ऑलरेडी कनेक्ट थे ही पुट्टी से। तो अगर मैं अब यूज़र्स को मैं चेक करूँ, देखिए अब 3 यूज़र आ गए मेरे पास। ठीक है, 2 यूज़र मेरे SSH से कनेक्टेड है, और एक मेरा कंसोल पे कनेक्टेड है। कंसोल कौन है, ये कंसोल है। ठीक है, TTY1 ये मेरा कंसोल था, यहाँ से मैं कनेक्टेड था। और ये मेरा एक SSH का मेरा क्लाइंट है, और दूसरा क्लाइंट जो है मेरा विंडोज़ का ये कमांड प्रॉम्प्ट। तो विंडोज़ में भी इंटीग्रेट हो गया। अब यहाँ पे मैं जो भी कमांड चलाऊँ बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे यहाँ पे चलता है। ठीक है, तो ये 2 तरीके करने के। पुट्टी का भी वही है। पुट्टी का जो हमने पब्लिक की जो था, उसको भी यहीं पे ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद हम पुट्टी से भी कर सकते हैं।
तो फ़िलहाल मैं पुट्टी पे स्टिक रहता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट में ज़्यादा सुविधा मिलता है, यहाँ पे भी कर सकते हो। बाकी ये काफ़ी पॉपुलर है, बहुत सारे लोग इसी को यूज़ करते हैं, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो एक्स्ट्रा काम, जो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है करना। तो फ़िलहाल खुले रहने देते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं चलिए यहाँ तक सही है। ये जो हमारा SSH है, इसके बारे में थोड़ा गहराई से जान लेते हैं, क्योंकि इसके बेस पे भी काफ़ी जॉब आते हैं आपको SSH इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। एक तरह से कह लें कि अगर आपको अच्छे से SSH का नॉलेज है तो उसके थ्रू ही आप सिंगल साइन ऑन बोले तो, या तो बोलें कि जितने भी सर्वर हैं उसके जो सिक्योरिटी का जो जिम्मा है वो आपको मिल जाएगा। मतलब आप SSH जो ऑथेंटिकेशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप खुद बना सकते हो उससे। इसमें और भी बहुत सारे एडवांस चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो SSH है ये है क्या। तो SSH का जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं सिक्योर सेल, ठीक है। ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है, और ये बस रिमोटली जो रिमोट सिस्टम जो होते हैं ना उसको एक्सेस करने का काम आता है, ठीक है, सिक्योर वे में। ये आपको सिक्योर चैनल देता है आपको, जिससे आप काफ़ी सारे कमांड्स आप यूज़ कर सकते हो। साथ में आप इसमें फ़ाइल भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, और साथ में आप पूरे के पूरे आपके सर्वर जो हैं उसको मैनेज भी कर सकते हैं। और ये पूरी तरह से इनक्रिप्टेड होता है कनेक्शन, एंड टू एंड। मतलब आपका जो क्लाइंट है जहाँ से आप एक्सेस करोगे और जहाँ पे आपका सर्वर है, जहाँ से आप जहाँ जिस सर्वर पे आप एक्सेस करोगे, वो दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन है वो बिल्कुल इनक्रिप्टेड होता है, और उसको कोई कैप्चर नहीं कर सकता, कोई उसके अंदर का जो ट्रैफिक है उसको देख नहीं सकता, ठीक है। तो इससे प्राइवेसी और इंटीग्रिटी जो है बिल्कुल बनी रहती है। इससे कई सारे यूज़ केसेस होते हैं। सबसे सिंपल जो है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो मतलब लॉग करने के काम आता है। जो रिमोट आपके सर्वर्स होते हैं उसमें लॉगिन के काम आता है। या इसका और भी, जैसे आप रिमोटली कोई सिस्टम में सिर्फ कुछ कमांड ही एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, खासकर ऑटोमेशन के लिए, तो ये वहाँ पे भी काफ़ी काम का है। आप SSH से आप ऑटोमेशन भी कर सकते हो, किसी सर्वर पे बिना लॉगिन किए आप बहुत सारा चीज़ उसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। तो ये उसके भी बहुत से काम आता है। रिमोट सिस्टम के अंदर कुछ फाइल्स डालना है, जैसे आपको कोई वेब सर्वर है, ठीक है, उस पर काफ़ी सारा आपका कंटेंट है, मान के चलो कि आप उस पर फ़ोटोज़ या वीडियोज़ डालते हो, तो वो आपका प्रोग्रामिंग में तो आपने लिख रखा है, बस वहाँ पे आपको फिर सिर्फ फाइल डालने का काम है। तो वो फाइल डालने का काम भी आप यहाँ से कर सकते हो। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो टनलिंग का काम आता है। टनलिंग मैं बताऊँगा क्या होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। उस पे क्या होता है, जैसे आपके जो सर्वर या प्रोडक्शन जो आपका नेटवर्क है उसमें कई सारे सर्वर्स हैं, तो आप क्या करोगे, एक जो सर्वर है उस पे आप लॉगिन करके उसके थ्रू और भी कई सारे सर्वर्स या सर्विसेज वगैरह उसको यूज़ कर सकते हो आपके लोकल सिस्टम में, तो उसको टनलिंग कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है पुट्टी के अंदर, और SSH के अंदर भी, दोनों में सेम है। बस पुट्टी में थोड़ा क्या है, सिंपल है इसको करना, और यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें कमांड्स आपको पूरे याद करने होते हैं। तो हम दोनों एग्जांपल्स देखेंगे आगे। ये SSH काम कैसे करता है, तो जो क्लाइंट है वो सबसे पहले अपना क्लाइंट जो कनेक्शन है वो इनिशिएट करता है, ठीक है। जैसे कि आपका जो लोकल मशीन है वहाँ से वो क्या करेगा, SSH कमांड के थ्रू अपना कनेक्शन इनिशिएट करेगा। फिर क्या करेगा, जो सर्वर है उसका जो आइडेंटिटी है या जो उसका जो की है उसको पहले पूछेगा। वो दो तरीके से कर सकता है, या तो पासवर्ड डालेगा, अगर आपने अपने SSH सर्वर में कह रखा है कि ये जो सर्वर है पासवर्ड से ऑथेंटिकेट हो, तो पासवर्ड से ऑथेंटिकेट होगा। लेकिन हम उसको भी अगर रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि पासवर्ड से ऑथेंटिकेट ना हो, सिर्फ की से ऑथेंटिकेट हो, तो वो भी पॉसिबल है। तो वो क्या करता है, जो आपका जो ऑथेंटिकेशन है उसको चेक करता है कि पासवर्ड से ये होने वाला है या की से होने वाला है। वो आपके सर्वर के ऊपर डिपेंड है कि आपने वहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर कर रखा है। पासवर्ड से बोले तो पासवर्ड से भी हो जाएगा, की से बोले तो की से भी हो जाएगा। और जैसे ही ऑथेंटिकेट होता है, ये क्लाइंट और सर्वर जो है कम्युनिकेट कर लेते हैं एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन के रूप में, है ना। मतलब सर्वर से क्लाइंट तक पूरा इनक्रिप्टेड कनेक्शन होता है। पब्लिक की जो होता है हमारा, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये जो पब्लिक की है ये वाला, अब ये क्या होता है, पब्लिक की ना एक ऑथेंटिकेशन का मेथड है।
जो कि रिमोटली किसी सिस्टम में लॉगिंग करने का काम आता है, ठीक है। और इसमें क्या पासवर्ड की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि जो की पेयर होता है उसमें एक पब्लिक की होता है, जैसे हमने बताया था ना SSH की जेन के अंदर, या जो पुट्टी हमने देखा था, तो उसके अंदर 2 कीज़ आए थे, एक को पब्लिक की कहते हैं, एक को प्राइवेट की कहते हैं। पब्लिक की होता है, इसको हम शेयर करते हैं रिमोट सर्वर्स में, मतलब शेयर करने का मतलब जैसे जिस सर्वर में आपको आपका पब्लिक की को आपको डालना है एक्सेस के लिए, ठीक है, तो वो वहाँ पे हम डाल देंगे। और आपका जो प्राइवेट की है उसको हम सिक्योरली, क्योंकि एक तरह से कहें कि ताले का चाबी है वो, तो उसको हम सबको नहीं दिखा सकते। अगर आप सबको आपने इसको दे दिया तो जिनके पास वो की होगा उससे वो एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो वो ताले का चाबी कहने का मतलब है, और वहाँ से आप उसको यूज़ करके आप जितने भी सर्वर्स हैं उनमें लॉगिन कर पाएंगे बिना पासवर्ड के। और जो की बेस्ड ऑथेंटिकेशन है उसको हम ज़्यादा सिक्योर मानते हैं। और मोस्टली जैसे कि आपने देखा होगा या आपने कभी काम किया होगा किसी क्लाउड पे, तो मोस्टली जितने भी वहाँ पे ऑथेंटिकेशन होते हैं ना, पासवर्ड से कम ही देते हैं। मोस्टली जितने भी होते हैं वो की से ही देते हैं, ठीक है। अब ये SSH इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसमें इसका क्या फ़ायदा है। कि लाइनक्स का ये एक आप कह लें कि इसका नेटिव टूल है, जिससे हम सिस्टम को एक्सेस करते हैं, रिमोटली एक्सेस करते हैं। अगर यही चीज़ विंडोज़ की बात करें तो पहले टाइम पे तो कमांड प्रॉम्प्ट था, तो उसमें तो ऐसा सिस्टम था ही नहीं। उसके लिए पावर सेल के अंदर कुछ या कैसे थर्ड पार्टी टूल्स के थ्रू ही हम ऐसा कर पाते थे, या RDP था। तो वो एक विंडोज़ का तरीका था कि आप ग्राफिकल किसी सिस्टम में जाओ, जबकि लाइनक्स बहुत फास्ट होता है, इसमें CLI की ज़रूरत होती है, तो इसलिए SSH चलता है। और SSH अब का नहीं, काफ़ी पुराना है, काफ़ी दिनों से चल रहा है ये। हम ये पब्लिक की ऑथेंटिकेशन, मतलब जो की वाला जो ऑथेंटिकेशन को क्यों ऐसा यूज़ करते हैं, तो सबसे इसका बड़ा जो फ़ायदा है वो सिक्योरिटी है। जो की पेयर होते हैं ना वो बहुत सिक्योर होते हैं, पासवर्ड से ज़्यादा सिक्योर होते हैं वो, ठीक है। और ये जो प्राइवेट की है उसको कोई ट्रांसमिट नहीं कर सकता नेटवर्क में, एक ये भी चीज़ है। ऑटोमेशन के लिए बहुत काम का चीज़ है ये। अगर आपके पास ऐसे आपको पता है SSH इस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं, और आपको जैसे कोई सिस्टम को ऑटोमेट करते हो, तो जैसे उसमें ऑटोमेटिकली सब चीज़ इंस्टॉल हो जाए, कुछ स्क्रिप्ट वगैरह आप लिखना चाहते हो, स्क्रिप्टिंग करना चाहते हो कि किसी सिस्टम में अपने आप ये कॉन्फ़िगर हो के कोई वेब सर्वर बना लो या कोई स्टोरेज डिवाइस बना लो या जैसा भी, तो वो सब काम आप ऑटोमेटिकली इससे कर सकते हो। तो ये और भी मतलब एक तरह से आपको कन्वीनियंस देता है। और एक अच्छा चीज़ इसमें और भी है कि आपको पासवर्ड को कहीं पर रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जब चाहे तब उसको यूज़ कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ पॉपुलर कमांड्स हैं हमारे लाइनक्स के, काफ़ी यूज़ होते हैं, मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो कमांड्स हम यहाँ पे एक बार चला के देख लेते हैं। मैं आपको उसके बारे में बता भी दूंगा। और भी बहुत सारे कमांड है इसके अंदर, जो समय समय पर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको उसके बारे में बताते जाऊँगा। सबसे पहला जो कमांड आता है हमारा ls आता है, ठीक है। अगर मैं ls पे जाऊँ, ये देखिए, तो ls का मतलब क्या होता है, लिस्ट। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब है कि लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स। जो भी डायरेक्टरी है उसके अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी फाइल्स हैं या डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर्स हैं या हिडन फाइल्स हैं, वो सब दिखाएं, ठीक है। अब इसके स्विच होते हैं, स्विच किसको बोलते हैं, जैसे मैं आपको ls लिख दिया तो ls लिखूंगा तो ये आएगा, ठीक है। ये नॉर्मल कमांड है। स्विच इसको बोलते हैं, जैसे माइनस लगा के आप क्या करोगे उसके अंदर उसके आगे कुछ लिखोगे, जैसे कि ls माइनस अगर आपने लिख दिया इसके आगे l, तो अब ये क्या करेगा, ये लॉन्ग फॉर्मेट में ना आपको उसके जो फाइल है, जैसे अब ये फाइल है हमारी, जो भी फाइल है फोल्डर्स के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं दे रहा। अगर मैं यही चीज़ ऐसे लिखूंगा तो वो क्या करेगा, लॉन्ग फॉर्मेट में, ये देखो लॉन्ग फॉर्मेट में बिल्कुल आपको काफ़ी कुछ देगा। इसके परमिशंस यहाँ से हम सेट करते हैं, ये परमिशंस है, ठीक है। और ये प्रोसेस वगैरह आई थिंक ये यूज़र आईडी है, और ये आपका यूज़र है, ये आपका ग्रुप है, और ये उसका साइज़ है, ये डेट होगा उसका, लास्ट जो डेट स्टैम्प लगता है वो, ये फाइल का नेम। तो ये आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देता है। अगर इसी को मैं अगर ls माइनस ए लिख दूँ तो अभी क्या करेगा, जो हिडन फाइल्स है ये वो भी दिखाएगा। जैसे कि अगर आप देखोगे कंपेयर करोगे पीछे, या मैं यहाँ पे जाके
होम के अंदर अगर उबंटू में जाऊँ, ठीक है, तो अगर मैं एल किया तो ये दिखाया, ठीक है, -a करूँ तो देखो ये हिडन फाइल्स है, सब ये सब दिखाने लग गया। और इसी को मैं अगर -h करूँ तो ये क्या कहता है, फिलहाल इसके अंदर भी कुछ है नहीं, -h, ठीक है। तो अगर मैं ये करूँ तो ये क्या बताता है, ये एक्चुअली में आपको ह्यूमन रीडेबल, इसको कहते हैं ह्यूमन रीडेबल फाइल साइजेस। तो आपके फाइल साइजेस भी बताएगा ये। एक्चुअली में कमांड जो है आपको एल के साथ, जैसे भी सिर्फ मैं एच लिखूंगा तो नहीं आएगा, इसको एल के साथ लिखना पड़ता है। तो ये पूरे ना, जैसे ये फाइल देखो, फाइल का साइज़ भी बताएगा ये, तो ये इस काम का है। तो जैसे अगर मैं कंबाइन करूँ -LAST, तो ये हम ऐसे कंबाइन करते हैं सब चीज़ को कि उसके अंदर काफ़ी सारे मतलब इन्फॉर्मेशन एक साथ ही आ जाए। तो इस तरह से आप जो स्विचेस हैं इसको कंबाइन कर सकते हो। ये स्विचेस का मतलब कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये कंबाइन किया तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ मुझे मिल गए हैं, ठीक है। तो जैसे मोस्टली क्या है ना, आप अलग अलग स्विचेस कभी यूज़ नहीं करोगे। जैसे एक आपने कमांड आपको मिल गया, आप उसी कमांड से काम चला सकते हो। तो मैं हमेशा यही कमांड लिखता हूँ, ठीक है। ज़रूरत पड़ती है तो कभी कभार एलएस लिख दिया या कभी कुछ और लिख दिया जल्दी जल्दी में। बाकी ये मेरा फेवरेट कमांड है, मैं हमेशा यही लिखता हूँ, ठीक है। और आगे जो आप काम करोगे उसमें भी आप ऐसी मतलब आदत बन जाएगा तो आप यही कमांड लिखोगे कि यही याद रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं, जैसे कि सीडी जो होता है, सीडी आपको पता है सीडी डायरेक्टरी क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। डायरेक्टरी को चेंज करना, जैसे सीडी में जैसे मान लो डायरेक्टरी मैं यहाँ पे टाइप किया, ठीक है, या मैं यहाँ पे गया डायरेक्टरी, ठीक है। तो मैं सीडी करता हूँ तो ये सब जितने भी हैं सब डायरेक्टरीज़ हैं। अगर आप फाइल पे आप सीडी करोगे तो फाइल तो खुलने वाला है नहीं, है ना। तो ये सिर्फ डायरेक्टरी को चेंज करेंगे। जैसे मैं सीडी होम, तो ये सीडी होम में मैं आ गया, ठीक है। यहाँ पे dir चलाऊँगा तो उसके अंदर जो भी डायरेक्टरीज़ हैं वो दिखाएंगे, या ls करूँगा तो भी दिखाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चेंज डायरेक्टरी। इसके कई सारे यूसेज होते हैं। जैसे आप चाहते हो कि सीडी, और अगर आप ये टिल्डे कमांड चलाते हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आप जिस प्रोफाइल में हो आप उस प्रोफाइल में पहुंच जाओगे, जिस यूज़र के प्रोफाइल में हो। जैसे अभी रूट का है ना, तो जैसे मैं PWD करूँगा तो रूट आ जाएगा /रूट, तो आप /रूट के अंदर पहुंच जाओगे, ठीक है। ऐसे एक कमांड होता है mkdir, ये क्या करता है, डायरेक्टरी बनाता है ये, ठीक है। CD का एक और यूज़ है, जैसे कि CD डॉट, तो ये क्या करता है, आपको एक डायरेक्टरी पीछे ले आता है। तो ऐसे CD का काम है। मेक डायरेक्टरी जो है आपके डायरेक्टरी बनाने का काम आता है। एक और जो है कमांड वो है PWD, प्री वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब जो डायरेक्टरी में आप जिसमें आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसका पाथ बताएगा ये। जैसे आप कहीं पहुंच गए, कहीं किसी सिस्टम, जैसे मैं CD क्लाउड, ठीक है। अब जैसे मैं PWD यहाँ पे टाइप करता हूँ तो मैं जो जिस मैं डायरेक्टरी में हूँ उसका पाथ बताएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ फाइल्स या कुछ कमांड वगैरह एग्जीक्यूट करना है, उसी डायरेक्टरी पे करना है, तो आपको ये जरूरी आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे हो। दूसरा चीज़, हम यहाँ से भी आप पता लगा सकते हो कि आप हो कहाँ पे, यहाँ से भी दिखता है ये, ठीक है। तो ये PWD हो गया। एक और कमांड होता है RM, ठीक है। अगर मैं RM हेल्प लिखता हूँ, ऐसे आप कभी भी हेल्प भी ले सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे आपको स्विचेस मिल जाएंगे, ये देखिए, और सबका कुछ ना कुछ काम है। इसका एग्जाम्पल के साथ भी आपको बताएगा यहाँ पे कि क्या है, और ये इसके बारे में सॉफ्टवेयर के बारे में बताएगा। ये कोई सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है, RM नाम का कोई सॉफ्टवेयर है, या कह लो कि कोई EXE फाइल है, उसके अंदर ये फैसिलिटीज़ है। अगर RM यूज़ करते हो, फोर्स करते हो, तो क्या फोर्सफुली आपका डिलीट करेगा फाइल को। आई करोगे तो प्रॉम्प्ट देगा, बड़े वाला -i करोगे तो प्रॉम्प्ट वंस बिफोर रिमूविंग मोर देन 3 फाइल्स। तो ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएगा। इंटरेक्टिव जैसे बताया ना, ये 1 फाइल के लिए है। नो प्रिजर्व रूट, ये ऐसे -r है। रिकर्सिव, जैसे डायरेक्टरी के अंदर आप कई सारे उसके अंदर जो कंटेंट है उसको भी डिलीट करना चाहते हैं। डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारे और डायरेक्टरी, फिर उसके अंदर और भी डायरेक्टरी है, तो सिर्फ RM लिख के डायरेक्टरी का नाम लिखने से वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। उसके अंदर -r लिखोगे। रिकर्सिव का मतलब होता है उसके अंदर जितने भी होते हैं रैकरिंग मतलब बार बार रिपीट, तो जो भी रिपीट होता है उसके अंदर और भी कुछ चीज़ें हैं वो सबको डिलीट करेगा वो, ठीक है। एम्प्टी डायरेक्टरीज को, ये देखो, इसका जो स्विच है वो है -d,
ये वर्बोज है। वर्बोज मतलब कि जो भी कमांड आपका चलेगा उसका आउटपुट भी आपको दिखाएगा, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये बिल्कुल एम्प्टी डायरेक्टरी है, mkdir, मैं करता हूँ टेस्ट और यहाँ पे dir किया, ये देखिए cd टेस्ट। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक मैं फ़ाइल बना दूँ, तो टच नाम से हम फाइल बनाते हैं, टच करके लिख देता हूँ test.txt, मान के चलो ऐसा बनता है। तो ये मैंने देखो, ये देखो फाइल बन गया है cd डॉट डॉट। अब मैं यहाँ पे हूँ, अब मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं करूँगा rm टेस्ट। ये देखिए क्या कह रहा है ये, कि रिमूव नहीं कर सकता वो, क्योंकि टेस्ट क्या है, डायरेक्टरी है। rm माइनस इसको करते हैं रेकरिंग rf, एक एक ये है rm r करके टेस्ट करूँ, देखिए अपडेट हो गया। rm माइनस rf, ये मतलब एक जैसे आप काम करते जाओगे तो मोस्टली लोग ऐसे यूज़ करते हैं, सिर्फ एक स्विच नहीं लगाते, rm माइनस rf लगाते हैं, फोर्सफुली भी डिलीट कर देता है वो, तो फोर्सफुली डिलीट करने के लिए f लगाते हैं। तो इस तरीके से हम काफ़ी सारे कमांड और काफ़ी सारे जो स्विचेस हैं उसको हम यूज़ करते हैं। एक जो है हमारा cp कमांड, cp जैसे मान के चलो मेरे पास यहाँ पे टेस्ट नाम का एक डायरेक्टरी है, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, cp कहाँ करना है, टेस्ट, ये हो गया मेरा डायरेक्टरी, कहाँ पे करना है, टेम्प में करना है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, डायरेक्टरी नहीं है ये, ओमिटिंग डायरेक्टरी। तो ऐसे जो आएंगे ना, ये कई बार ऐसे कंफ्यूज करते हैं। ये डायरेक्टरी कॉपी करें, cp माइनस r टेस्ट स्लैश tmp, तो अभी कॉपी हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टरी है, उसके अंदर जो भी चीज़ उसके अंदर होगा उसको भी कॉपी करेगा। तो डायरेक्टरी को इस तरह से कॉपी नहीं करता, फाइल को आप सिर्फ cp से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम करते करते आपको आएगा, फिलहाल आप नोट कर लो ये सब। एक होता है mv कमांड, होता है mv कमांड, जैसे मैं करता हूँ cd टेस्ट, यहाँ पे चला गया मैं test.txt, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मुझे फाइल है, तो मूव के mv के कई सारे काम है, या तो मैं इसको यहाँ से मतलब मूव करूँ, यहाँ से मैं कहीं और डालूँ तो mv कर सकता हूँ। एक और इसका जो यूज़ है, जैसे mv करके मैं अगर टेस्ट करूँ और टैब मारूँ तो ये अपने आप कमांड भी ले लेता है, और इसको स्लैश tmp करूँगा तो क्या होगा, ये टेम्प में चला जाएगा। ये देखिए अभी यहाँ पे है नहीं, अभी मैं स्लैश tmp पे जाता हूँ तो देखिए आपको test.txt मिल जाएगा यहाँ पे। अब जैसे मैं mv का एक और जो है वो है जैसे test.txt, अब मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, मान के चलो इसको मैं रीनेम करना चाहता हूँ, तो ये भी काम आता है। ये mv कर दूंगा टेस्ट, या इसको लिख दूंगा test2.conf, ये देखिए, तो ये ऐसे रीनेम भी हो जाता है, ठीक है, मूव होकर रीनेम भी हो जाता है ये, तो ये ऐसे भी काम आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा एक कमांड होता है chmod। chmod क्या काम करता है, ये chmod का मतलब होता है चेंज मोड। क्या करता है ये फाइल और जो डायरेक्टरी है ना उसका परमिशन चेंज करता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टच test.txt मान के चलो, और जैसे मैंने बताया था नैनो से इसको हम खोल भी सकते हैं, ठीक है। ये नैनो से खुल गया, मैं लिख दिया दिस इज डेमो टेस्ट फाइल, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो इसके अंदर कुछ है, कैट से करेंगे तो इसके अंदर जो भी चीज़ रहेगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, कैट से करेंगे तो इसके अंदर जो भी चीज़ रहेगा वो पता चलेगा। कैट का मतलब होता है जो भी फाइल्स के अंदर रहेगा, अगर कोई टेक्स्ट फाइल है, कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, किसी भी तरीके का फाइल, आप उसके अंदर क्या लिखा है इसको सिर्फ देखना चाहते हो, उसके अंदर कुछ उसके अंदर नहीं जाना चाहते, सिर्फ उसको उसके अंदर क्या है इसको सिर्फ आउटपुट देखना चाहते हो, तो कैट के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं ls-last किया, ये देखिए, तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास जो फाइल है ना, ये फाइल है मेरा, ये फाइल का क्या है, क्या कह रहा है ये इसका परमिशन बता रहा है। अब परमिशन ये पढ़ने में तो मतलब क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। RW मतलब रीड राइट, ये रीड और ये रीड, इसको समझना पड़ेगा ये क्या है। समझने का तरीका है कि जैसे विंडोज़ में क्या होता है ना, विंडोज़ में हम जब भी कोई फाइल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आप ना काफ़ी आराम से समझ पाओगे।
तो जैसे ये विंडोज़ का एक मेरा फाइल है मान के चलो, इसके अंदर सिक्योरिटी होता है। सिक्योरिटी के अंदर आप देखो ये परमिशंस होते हैं, ठीक है। जैसे ये एडमिनिस्ट्रेटर को पूरा परमिशन होता है, तो रूट यहाँ पर रूट होता है तो रूट को फुल परमिशन होता है, सिस्टम को भी फुल परमिशन होता है। ऐसे अब कोई और यूज़र है उसको कम परमिशन भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये विंडोज़ का वे है, इसको एडवांस पे आप जाएंगे तो और अच्छे से समझ पाओगे। विंडोज़ के अंदर परमिशन के अंदर ये है ना, ये ऐड परमिशन करोगे और इसके अंदर काफ़ी सारे यूजर्स वगैरह देखो, फुल कंट्रोल, मॉडिफाई, रीड, एग्जीक्यूट, रीड, राइट, स्पेशल परमिशंस, तो यही सब है। ये फुल कंट्रोल का मतलब है कि ये सब यहाँ पे DRW XR ऐसे पूरा यहाँ पे पूरा ये आ जाएगा। ये अब इसको पढ़ने का तरीका मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हम फाइल का एक मतलब कहने का मतलब जो नंबर है ना वो समझ नहीं पाएंगे यहाँ पे, खासकर विंडोज़ में। लेकिन यहाँ पे नंबर क्या होता है, ये जो 777 होता है ना, 777, ये फुल परमिशन के लिए होता है कि उस डायरेक्टरी या उस फाइल को पूरा फुल परमिशन है, मतलब कोई भी उस डायरेक्टरी में कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो अब ये कैसे पता चलेगा ये इसका नंबर क्या है। तो जैसे मैं चाहता हूँ, एक कमांड है मेरे पास स्टेट, और मैं क्या करूँगा, ये जो टेक्स्ट है इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ये देखिए। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इस फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो स्टेट जो कमांड होता है यही काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जिस नंबर की मैं बात कर रहा था वो नंबर ये है, ये देखिए एक्सेस का ये नंबर है, स्लैश ये लिखा है। तो अगर आप इसको इससे मिलाएं तो ये यही कोडेड लैंग्वेज है, ये देखिए। तो कई लोग इसको भी आराम से समझ लेते हैं, कई लोग इसको समझते हैं कि ये 644 का परमिशन दिया है। 777 का परमिशन कैसे देते हैं, chmod, ठीक है, 777 फिर test.txt। अब क्या होगा, ये देखिए अब ये हरे कलर का हो गया। हरे कलर का मतलब फुल परमिशन। तो जैसे टेम्प डायरेक्टरी आपने देखा था, टेम्प डायरेक्टरी में क्या था, वो भी पूरा ग्रीन हो गया था ना। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक लास्ट वाला डिजिट गायब है। वो इसलिए गायब है क्योंकि डायरेक्टरी के लिए होता है, क्योंकि test.txt जो है वो क्या है, वो फाइल है, ठीक है। तो फाइल है तो डायरेक्टरी नहीं है ना, तो इसलिए ये गायब है। हाँ, अगर मैं इसको क्या करता हूँ ना, chmod टेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि एक टेस्ट नाम का एक मेरे पास फोल्डर भी पड़ा हुआ है, ये देखिए। अब यहाँ पे आप डिफरेंस दिख जाएगा, ये जो टेस्ट था पहले, अब ये भी ग्रीन हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा आ गया परमिशन। अब मैं इसका स्टेट चला के मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे स्टेट test.txt, अब आप यहाँ पे देखें 777 का परमिशन है, ठीक है। ये यूज़र आईडी है, किस यूज़र ने किया, 0 नंबर का जो ये यूज़र आईडी है रूट का, जो पहला यूज़र होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये ग्रुप आईडी है, तो ग्रुप आईडी कौन सा है, 0, मतलब पहला नंबर का ग्रुप है वो, ठीक है। तो ये ग्रुप आईडी है, और इससे आप काफ़ी चीज़ आप इससे पता लगा सकते हो। ये एक्सेस के बारे में बता रहा है इसके, कि कब कब का क्या एक्सेस हुआ था, मॉडिफाई कब कब हुआ था, चेंज कब हुआ था, इसका जन्म कब हुआ था, आप ये भी इसको बताएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप काफ़ी कुछ इसके अंदर आप कंपेयर कर सकते हैं। चेंज मोड के और भी कई सारे होते हैं, जैसे आपको डायरेक्टरी को पूरा करना है ना, तो उसके लिए कमांड होता है। जैसे मैंने ये डाला ना, तो जैसे अभी ये मैंने डाला, तो अभी इसने क्या किया, सिर्फ एक ऊपर के डायरेक्टरी के ऊपर किया, उसके अंदर के जो फाइल्स उसको नहीं किया उसने। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होता है ये chmod -r। तो अब क्या हुआ, इस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी उसके अंदर के जो भी है ना, उसको भी वो चेंज कर देगा। तो ऐसे कई सारे आपको स्विचेस मिलेंगे जिससे आप काफ़ी सारा चीज़ कर सकते हो। चेंज मोड के बाद एक और होता है चेंज ओनर भी होता है एक। तो chmod जो होता है चेंज, ये क्या होता है, चेंज मोड, ठीक है। ऐसे एक चेंज ऑनर भी होता है, इसको हम कहते हैं चॉन। तो ऐसे लोग याद करते हैं, छोटे चीज़ से पता चल जाता है कि क्या है। इसका फुल फॉर्म जो है चेंज ऑनर होता है। चेंज ऑनर क्या करता है, यहाँ आप देखते हैं, जो इसका ऑनर है, ये जो ऑनर है ये आप ये देखें, ठीक है। इसका ऑनर जो है रूट है, और ग्रुप क्या है, ये है। मुझे इसका ऑनर चेंज करना है, ठीक है। तो क्या होगा, chon, फिर मैं लिख दूंगा यूज़र। कौन सा यूज़र, मेरे पास 2 यूज़र है यहाँ पे, एक रूट है कि उबंटू है। तो फिलहाल मैं इसको उबंटू कर देता हूँ। और अगर आपको ग्रुप भी देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलन डालना पड़ेगा। ग्रुप का क्या नाम है, उसको मैं रूट ही रख देता हूँ, ठीक है। और फाइल का नाम test.txt। अब जैसे मैं एंटर करूँगा और इसको lst करूँगा, ये देखिए
आपको जो यूज़र का जो ऑनरशिप है वो चेंज हो गया। अब जो इसका ऑनर है वो है उबंटू। ऐसे ही हमारा विंडोज़ में भी होता है, वहाँ पे भी हम ऑनरशिप चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये वही तरीका है, बस इसका ग्राफिकल नहीं है ये। ग्राफिकल में आप वहाँ जाके, कई बार ग्राफिकल कंफ्यूज भी करता है लोगों को। तो ये काफ़ी शॉर्टकट है, काफ़ी सिंपल है। इसको आप चाहो तो ऑटोमेट भी कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में, तो इसलिए कमांड से ये करना काफ़ी सिंपल होता है। चेंज ऑनरशिप में भी वही कमांड होते हैं, जैसे आप पूरे के पूरे डायरेक्टरी को करना चाहते हैं, उसके अंदर के जो भी इंग्रेडिएंट है उसको करना चाहते हैं, तो यही है कमांड, -R लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगला है हमारे पास PS। अब PS क्या होता है? ये PS, तो PS का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस स्टेटस। अब PS के अंदर अगर मैं इसका हेल्प देखूं तो इसके हेल्प में यहाँ पे PS ऑप्शंस बोल रहा है। ठीक है, मोर डिटेल्स के लिए PS1, ये देखो सिंपल लिस्ट, आउटपुट थ्रेड्स, ये कुछ लिखा आ रहा है। ठीक है, ये इसके क्या है, स्विचेस हैं, माइनस माइनस के बाद स्विचेस हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ PS माइनस S, ये PS माइनस S है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं और अच्छे से दिखेगा। PS माइनस S, तो ये क्या बता रहा है आपको? ये यूज़र आईडी बता रहा है, ये प्रोसेस आईडी बता रहा है, ये पेंडिंग, ब्लॉक, इग्नोर्ड, कॉट, स्टैट, TTY कौन सा है ये बता रहा है। तो ये क्या बता रहा है? प्रोसेस बता रहा है। आपके जो भी सिस्टम में जो भी चल रहा है ना, इसका प्रोसेस बता रहा है ये। जैसे ये भी कुछ एक प्रोसेस है, ये चल रहा है, बिन लॉगिन चल रहा है, सूडो सू चल रहा है, तो ये सब, ये बैश चल रहा है, ये PS जो कमांड अभी आपने डाला ये वो चल रहा है। और भी इसके सारे कमांड है, PS-AUXW। अब ये क्या है, जैसे कई सारे जो स्विचेस है मैंने एक साथ उसको यूज़ कर लिया, अभी आपको काफ़ी ज़्यादा आपको एक ओवरव्यू दे सकता है। मतलब काफ़ी जितने आप स्विचेस ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ज़्यादा ही, उससे ज़्यादा ही रिपोर्ट देगा ये। तो ये कर क्या है, ये सेम वैसे ही है, ये रूट है, ये प्रोसेस आईडी है, ये आपका CPU भी बता रहा है, मेमोरी भी बता रहा है, ये वर्चुअल आपका बताएगा, ये रिसोर्सेज बताएगा, ये TTY1 को किस पे चल रहा है, TTY किस पे चल रहा है, स्टेट बता रहा है, स्टार्ट कब हुआ था वो बता रहा है, टाइम बताएगा, ये कमांड बताएगा। तो ये जितने भी आपके प्रोसेसेस है ना, ये एक कमांड से आप जान सकते हो कि आपके सिस्टम में क्या क्या चल रहा है। ये के वर्कर है, PSI मॉन है, ये बिन है। ठीक है, इसके बारे में बता भी रहा है ये कि ये कहाँ कहाँ पे ये जो जैसे पॉलकिट डी है, तो ये कोई डीमन है, मतलब कोई सर्विसेज है जो चल रहा है, तो उसके बारे में आप यहाँ से जान सकते हो कितने टाइम चला, कौन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका यूज़र नेम अलग है, ये रूट नहीं है, पॉलकिट डी नाम का कोई चला रहा है इसको, या उबंटू चला रहा है, यहाँ पे सिस्टम डी चला रहा है। तो ये बिल्कुल विंडोज़ के टास्क मैनेजर की तरह है, इसको कहते हैं PS। इससे ही मिलते जुलता एक और कमांड है जिसको कहते हैं हम टॉप। ये हमारा टॉप कमांड है, ये टास्क मैनेजर जैसे ही है, इसमें काफ़ी कुछ आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे 3 यूज़र्स ने लॉगिन कर रखा है, कितना लोड है सर्वर पे, जैसे प्रोसेस होता है ना हमारे प्रोसेसर पे कितना लोड है, मेमोरी पे कितना लोड है, या वैसे कुछ दिखा रहा है। टास्क बता रहा है कि 109 टोटल आपके सर्विसेज चल रहे हैं, एक रनिंग, 108 जो है वो सो रहे हैं, 0 स्टॉप है, 0 ज़ॉम्बी है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कमांड जो है फंस जाते हैं, वो ज़ॉम्बी मोड पे चले जाते हैं, तो ज़ॉम्बी कहते हैं हम लोग। ठीक है, CPU का परसेंटेज बताएगा यहाँ पे, और ये है मेमोरी बता रहा है कितना मेमोरी हमने चार्ज भी किया था तो भी कितना है, कितना फ्री है, कितना यूज़ है, बफर कैसे, सब बताएगा। ये स्वैप का मेमोरी बता रहा है, स्वैप का कितना चल रहा है ये। ठीक है, 2419 है, फ्री कितना है, कितने यूज़ में है, और अवेलेबल कितना है, ये सब यहाँ पे बताता है। तो ये बिल्कुल आपके टास्क मैनेजर की तरह है जो विंडोज़ में चलता है। एक और जो कमांड है, जैसे टास्क मैनेजर किस लिए होता है, टास्क मैनेजर हमारा होता है, हमारा जो टास्क मैनेजर होता है कोई प्रोसेस को किल करने के लिए भी होता है, वहाँ पे भी किल करते हैं ना, तो इसके अंदर एक और कमांड है किल। अब जो किल कमांड है वो क्या करता है, वो जो प्रोसेस है उसको किल करता है। तो इसमें तरीका अलग है, आपको पहले टॉप कमांड पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे मान के चलो कि मुझे कुछ कोई सर्विस है, उसको मुझे किल करना है यहाँ पे, तो आपको सिर्फ
इसका एक प्रोग्राम आईडी चाहिए, जो प्रोसेस आईडी वो चाहिए होगा, और प्रोसेस आईडी से आप उसको किल कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो किल, फिर प्रोसेस आईडी, मान के चलो प्रोसेस आईडी मेरा ये है, तो इससे आप कर सकते हो। फिलहाल ये प्रोसेस नहीं चल रहा, इस नंबर का कोई प्रोसेस नहीं है। वहाँ पे जो मोस्टली जो हमारे पास है वो है 25 26 ऐसे कुछ है, ठीक है। 25 तो कर दूंगा, पता नहीं कौन सा प्रोसेस है, लेकिन ये हो जाएगा। एक और तरीका ऐसा करने का, किल 9 और है प्रोसेस आईडी मान के चलो 25 है या जो भी है। ये क्या करता है, फोर्सफुली उसको किल करता है। ये क्या करेगा, फोर्सफुली जो प्रोसेस का जो आईडी है उसको किल करता है। तो ये हो गया आपका किल। अब जैसे हम डीएफ के बारे में जान लेते हैं। डीएफ क्या होता है? डीएफ का मतलब होता है डिस्क फ्री। जैसे मैं डीएफ लिख के मैंने इस पर एंटर किया, ये डिस्क फ्री मतलब आपका जो हार्ड डिस्क है उसके बारे में कुछ बता रहा है। ये जो फाइल सिस्टम बता रहा है, ये फाइल सिस्टम है। ये ब्लॉक्स यूज्ड, अवेलेबल, यूज, माउंटेड ऑन मतलब कहने का मतलब ये रूट जो होता है, स्लैश रूट के अंदर ना, ये जो स्लैश रूट के अंदर आपके पूरे फाइल्स होते हैं। तो उसके अंदर आप स्लैश रन नाम का एक फोल्डर देखेंगे, तो वहाँ पे क्या है, ये TMPFS मतलब टेम्प्रेरी फाइल सिस्टम वहाँ पे है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता होगा ये। ऐसे यहाँ पे भी एक ये है, ये डेव SHM के अंदर है। एक और टेम्प फाइल सिस्टम है, वो है रन लॉक के अंदर। ऐसी तरह आपका जो बूट है, यहाँ पे आप बूट देखोगे, स्लैश बूट, ये कहाँ पे है, /dev/SDA2। कहने का मतलब SDA2 मतलब SDA, तो SDA मतलब हमारा पहला हार्ड डिस्क था, ABC ऐसे होता है ना, SDA, SDB, SDC। अगर इसके अंदर मैं एक और हार्ड डिस्क जोड़ दूँ तो वो SDB हो जाएगा वो, और उसकी जब पार्टीशन करूँ तो वो हो जाएगा SDB1, SDB2, SDB3 ऐसे बनते जाएगा वो। तो ये क्या है, पार्टीशन 1 का, सॉरी ये हार्ड डिस्क 1 का पार्टीशन 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डीएफ से आपका जो हार्ड डिस्क का है उसका हम स्टेट देख सकते हैं। इसका जो स्विच होता है DF-H, एक ये भी होता है। अब इसमें उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। H मतलब वही है ह्यूमन रीडेबल। तो ये क्या कर दिया, इसको जो भी एक लंबा लंबा लिखा रहा था, इसके आगे कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये MB में है कि GB में है कि किस में है, ये उसको बता देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा DF कमांड। तो मोस्टली आप यही कमांड यूज़ करोगे, DF-H, क्योंकि ये कमांड तो कोई काम का है नहीं, इस पर कुछ बता नहीं रहा ना कितना ये GB या MB का है। तो ह्यूमन रीडेबल करना जरूरी है, तो ये कमांड ज़्यादा जरूरी है। तो हम मोस्टली ऐसे स्विच लगा के काम करते हैं इस पर। अब यहाँ पे आराम से देख सकते हो कि यूज़ कितना है। जैसे मान के चलो कि ये आपका ये जो है, ये एक आपको मिलेगा फाइल सिस्टम। ये फाइल सिस्टम कहाँ पे माउंट है, माउंट मतलब ये कुछ हार्ड डिस्क का पार्टीशन मान के चलो, अब पार्टीशन टाइप का है, और इसको यहाँ पे स्लैश पे माउंट कर रखा है, मतलब हार्ड डिस्क को रूट पे माउंट कर रखा है, जहाँ से मतलब पूरा आपका स्पेस दिखता है, ठीक है। और उसी के अंदर ये कुछ TMPFS और ये बूट वाला जो है इसको भी कर रखा है। इसका डायरेक्टरी अलग है। तो कहने का मतलब ये जितनी पार्टीशंस है ना, ये या हार्ड डिस्क आप मान के चलो, फिलहाल तो हार्ड डिस्क टाइप का ही दिख रहा है ये, लेकिन ये होता है फाइल सिस्टम। तो जो फाइल सिस्टम है वो आपका कहाँ पे, यहाँ पे। तो कितना है ये अवेलेबल 6.9 और यूज़ कितना है 4.7, मतलब 4.7 GB का टोटल अभी रूट वॉल्यूम यूज़ कर रहा है। टोटल 13 GB का मेरा हार्ड डिस्क था। टेम्परेरी जो फाइल सिस्टम है उसने कुछ ले लिया। बूट जो है, आप बूट देख सकते हो यहाँ पे, बूट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो बूट है वो 2.1 GB का ले रखा है जगह। यूज़ कितना किया 99 MB और 1.9 GB खाली है। अब ऐसा क्यों है, जैसे मैं अगर जाऊँ CD/boot पे और मैं इसको करूँ, इसके अंदर देखना चाहूँ, तो ये देखें, ये इसके अंदर काफ़ी सारे फाइल्स हैं आपके। हालांकि छोटा है। अभी होता क्या है, जैसे जैसे इसमें आप अपडेट करते जाओगे, नया नया जो अपडेट्स आते जाएंगे बूट से रिलेटेड फाइल्स, जैसे कर्नल वगैरह हो गया, इसमें कई सारे आपको मिल जाएंगे, VM लाइनस, सिस्टम मैप, कन्फिग और इनिट, ये सब जो इमेजेस होते हैं जो बूट के काम आता है ये। तो ये क्या करेगा, पुराना वाले को हटाते जाएगा, मतलब पुराना वाला जो है ना उसको रिप्लेस करके अपना नया वाला वो डालेगा। तो जैसे नया वाला डालोगे
तो वैसे वो नए वाले आपके बूट फाइल से चलने लग जाएगा आपका पूरा सिस्टम, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इसको रिमूव नहीं करेगा, ये एक्चुअल में इसको रिमूव नहीं करेगा। ये क्या करेगा, जो ओल्ड है ना, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, अभी आपको दिख जाएगा ये पुराना वर्जन है, आप देखेंगे 6.8044। तो बैकअप लेने का एक तरीका है, जैसे मान लो आप सिस्टम में कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो क्या करेगा, जो एग्जिस्टिंग बूट फाइल है उसको बैकअप ले लेगा। कहने का मतलब है पुराने वाले को रीनेम कर देगा ओल्ड में, उसका वर्जन भी लिख देगा और बता देगा, ठीक है। तो जैसे नया वर्जन आएगा इसका तो वो भी ऐसे ही करेगा। तो ऐसे करते करते ये फाइल भर जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे कुछ स्पेस आपको जरूरी है। तो यहाँ पे 2 GB फिलहाल इसने 2.1 GB ले रखा है। बाकी यूज़ अभी इतना ही कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे आप सर्वर्स पे काम करते जाओगे, अपडेट्स चलाते जाओगे और भी बहुत सारे सिस्टम के मैनेजमेंट करोगे तो ये भरते जाता है। तो इसको भी खाली करना पड़ता है टाइम टाइम पे, उसका भी एक प्रोसेस है, उसको भी पढ़ेंगे। तो ये हो गया डिस्क की बात है। अब एक बार हम यूसेज भी देख लेते हैं। तो जैसे कमांड होता है DU। अब DU क्या करता है, DU जो है हमारा इसका फुल फॉर्म है डिस्क यूसेज। तो ये क्या करता है, आपके जो भी जो डिस्क है उसके अंदर जो भी फाइल्स है या डायरेक्टरीज है उसका आपको स्पेस बताएगा, स्पेस और उसका जो साइज़ है वो बताएगा। जैसे मैं यहाँ पे DU करता हूँ, ठीक है। तो DU का ये आ गया, लेकिन ये भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, ये ना MB में ना GB में। तो इसका क्या था, DU-H। तो इससे ये ह्यूमन रीडेबल हो गया, मतलब कितना KB है, कितना MB है, कितना है, वो सब यहाँ पे बता दिया। जो लास्ट जो ये डायरेक्टरी का बता रहा है, टोटल डायरेक्टरी का जो स्पेस वो 94 MB है। बाकी उसके अंदर जितने डायरेक्टरीज हैं इसके भी अलग अलग से बता रहा है ये, ठीक है। अब जैसे मान के चलो मैं चाहता हूँ, फ़िलहाल तो ये बता दिया इसने। अगर मैं चाहता हूँ, जैसे मैं रूट पे गया, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जितने भी डायरेक्टरीज है इसके अंदर उसका पूरा डायरेक्टरी वाइज सबका मुझे साइज़ बताए। तो उसका कमांड है DU-SH स्टार। स्टार जो है यहाँ पे ये क्या कहता है, जितना भी इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसका पूरा साइज़ को बताओ, ह्यूमन रीडेबल, ठीक है। तो जैसे मैं एंटर करूँगा ये देखिए अपने आप साइज़ को काउंट करेगा और बताते जाएगा। जैसे बीन है, इसके अंदर बीन नाम का है तो बीन 0 है, क्योंकि ये एक्चुअल में ये शॉर्टकट है। ये जो आसमानी कलर में होता है ये शॉर्टकट कहते हैं, जो नीले कलर के हैं ये डायरेक्टरीज है, तो इसको वो काउंट कर सकता है। जो बूट है, तो अगर मैं यहाँ पे बूट देखूँ, ये बूट है, देखिए 94 MB दिखा दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जो भी उसके अंदर और भी डायरेक्टरीज या जो भी फाइल है उसका जो साइज़ आपको जानना है तो आप यहाँ से जान सकते हो। कुछ फाइल्स ऐसे होंगे जो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, जैसे कि ये FD है, तो फ्लॉपी ड्राइव से रिलेटेड है ये, जो कि सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए ऐसे ना जो प्रोसेस है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम का बनावट है कि उसको आप एक्सेस नहीं कर पाते, चाहे आप एडमिन नहीं क्यों ना हो इस सिस्टम के। अब आते हैं एप्ट के ऊपर। एप्ट, तो एप्ट जो है ये क्या है, कमांड लाइन पैकेज मैनेजर है। मतलब इसमें जो सॉफ्टवेयर वगैरह आप डालते हैं ना उसके थ्रू डालते हैं, इवन मेंटेनेंस वगैरह भी करते हैं। जैसे इसको लिस्ट करेंगे ना तो ये पूरे पैकेज का लिस्ट भी बताएगा, ये सर्च करेंगे तो सर्च भी बताएगा, शो भी करेगा। जैसे आपका एग्जिस्टिंग कोई पैकेज डला हुआ है या सॉफ्टवेयर डला हुआ है तो उसको आप उसका पूरा जानकारी भी यहाँ से ले सकते हो। इंस्टॉल भी कर सकते हैं, री इंस्टॉल भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और ऑटो रिमूव भी करते हैं। ऑटो रिमूव मतलब कहने का मतलब ऑटो रिमूव जो है वो कोई पैकेज को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने का काम नहीं आता। वो क्या करता है, जैसे यहाँ पे लिखा है, ये अपने आप जो अनयूज्ड पैकेज है, जो बिना यूसेज के हैं, जैसे कोई काम नहीं है, उसको भी अपने आप वो अनइंस्टॉल कर देता है। जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर डाला, ठीक है, उसके जो डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वगैरह और भी लाइब्रेरीज होते हैं, ठीक है, मान के चलो आपने मेन जो सॉफ्टवेयर को हटा दिया तो बाकी जो उसके डिपेंडेंट जो सॉफ्टवेयर हैं वो तो काम के नहीं है ना। तो ऐसे टाइम पे ये ऑटो रिमूव काम आता है। अब एक अपडेट नाम का कमांड है, ये क्या करता है, ये जो लिस्ट है आपका, मतलब जो सर्वर पे रिमोटली जो लिस्ट है उसको एक्चुअल में क्या करता है, पहले डाउनलोड करता है। अगर ऐप अपडेट करते हैं तो आपके लोकल सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर का जो लिस्ट है जो उनके रैपो में पड़ा है, रैपो मतलब सॉफ्टवेयर का एक मतलब रिमोटली एक सर्वर मान के चलो जहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर्स डले हैं या सॉफ्टवेयर हैं वहाँ पे अवेलेबल इंस्टॉल करने के लायक, ठीक है,
तो उसका लिस्ट, तो ये वही काम आता है, ये हम प्रैक्टिकल करेंगे। अपग्रेड, ये है अपग्रेड द सिस्टम बाय इंस्टॉलिंग अपग्रेडिंग पैकेजेस। मतलब अगर आप ऐप अपग्रेड यूज़ करते हो तो ये क्या करेगा, जो भी आपका जो पैकेजेस हैं, जो एग्जिस्टिंग पैकेजेस है, उसका अगर नया वर्जन वहाँ पे है तो उसको अपग्रेड कर देगा। फुल अपग्रेड, ये फुल अपग्रेड करेगा, जैसे इसमें रिमूव करेगा पहले, रिमूव इंस्टॉलिंग अपग्रेडिंग पैकेजेस, ये तीनों काम करेगा, ये इसके काम आता है ये। एडिट सोर्सेस, जैसे सोर्स फाइल होता है, जैसे मैंने बताया ना कि जो लिस्ट का जो फाइल होता है उसको हम सोर्स फाइल कहते हैं। वहाँ पे एक्चुअल में एड्रेस लिखा होता है आपके जो सर्वर होता है उसका, कि ये सर्वर है, यहाँ से आप पैकेजेस जो है ना उसको लिस्ट कर लो अपने पास। उसको कैशिंग भी कहते हैं, कि वहाँ का जो लिस्ट वहाँ पे है उसको मतलब मेरे जो सिस्टम है या सर्वर है उस पर भी उस जो इन्फॉर्मेशन उसको अपडेट कर दो, तो उसी को हम ऐप अपडेट कहते हैं। एक हमारे पास होता है सेटिस्फाई, ये क्या करता है, डिपेंडेंसी जो होते हैं ना उसको चेक करता है, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे यूसेज हैं, बहुत सारे कमांड्स हैं। नैनो मैंने बताया था, जो एडिटर है हमारा नैनो, अगर आप कोई फाइल नेम देंगे तो फाइल नेम डायरेक्ट ले लेगा, अगर आप सिर्फ नैनो लिखेंगे तो ब्लैंक खुलेगा। जैसे आप नोट पैड खोलते हो, जैसे आप खोलते हो तो बिल्कुल ब्लैंक में आता है, मतलब कोई भी उसके अंदर होता नहीं है कोई भी फाइल, तो बिल्कुल वो ब्लैंक खुलेगा। अगर फाइल नेम दोगे तो फाइल नेम के साथ खुलेगा, मतलब नया फाइल नेम बना भी देगा वो। जैसे नैनो मैंने लिख दिया टेस्ट, तो एक फाइल नेम टेस्ट नाम के हिसाब से बनाएगा ये। अगर इसको मैं सिर्फ नैनो लिखूँ तो बिल्कुल खाली होगा, जैसे मैंने ये किया। अब मुझे यहाँ पे लिखना है, और जब मैं इसको सेव करूँगा, जैसे मैं कंट्रोल ओ करूँगा, ठीक है, फाइल नेम टू राइट, आप यहाँ पे देखें फाइल नेम टू राइट। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है फाइल नेम दो, तो टेस्ट ऐसे लिख के मुझे इसका नाम देना पड़ेगा, तब जाके ये सेव होगा। नैनो के बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, मैं वो भी हम डिस्कस करते जाएंगे बाद में जैसे काम पड़ते जाएगा। एक जो अब थोड़ा ये एडवांस हम कुछ कमांड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ग्रैप के बारे में। ग्रैप क्या करता है, ग्रैप जो है, इसको हम ग्रैप को हम ये बोलते हैं ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट, ये ग्रैप का फुल फॉर्म है। जैसे हम इसको कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन देते हैं, ठीक है, आगे देखेंगे उसको। अभी फ़िलहाल ये है कि जैसे कुछ आप स्पेसिफिक टाइप का कैरेक्टर चाहते हैं, या आपको जो कुछ आपको वर्ड ढूंढना है आपके पूरे फाइल सिस्टम में, आप चाहते हो जैसे कि किसी फाइल से कुछ पर्टिकुलर एग्जैक्टली वही वर्ड आपको खोजना है पूरे आपके फाइल सिस्टम में, जहाँ पे भी वो वर्ड है, जितने भी फाइल्स हैं सबको खोजे, तो आप ग्रैप से वो कर सकते हो। जैसे कमांड मैं आपको बताता हूँ, ग्रैप ये लिख के अगर मैं कहीं पे लिख देता हूँ कि एप्ट, तो ये मेरा एक वर्ड है और उसका मुझे पाथ देना है। पाथ मतलब मैं जैसे रूट दे दिया, ठीक है, ग्रैप एप्ट, और यहाँ पे लिखूंगा मैं कोई फाइल नेम है, जैसे कोई फाइल नेम है, या यहाँ मैं लिखता हूँ ETC। अभी फ़िलहाल एक्चुअली मुझे फाइल नेम देना पड़ेगा, फाइल नेम के अंदर वो खोज लेगा। डायरेक्टरी के अंदर भी खोजता है ये, ठीक है, आप डायरेक्टरी के नंबर भी, या मतलब डायरेक्टरी के अंदर भी आपको ये खोज के देगा। फाइल नेम भी आप इसे खोज सकते हो, फाइल के अंदर अगर कोई वर्ड है उससे भी आप खोज सकते हो। फिलहाल कोई मुझे फाइल नेम देना होगा, जैसे test.txt ऐसे कुछ लिखूँ, लेकिन अभी यहाँ पे फाइल है नहीं ना, तो अगर फाइल के अंदर अगर एप्ट लिखा हुआ है तो वो इस फाइल से खोज के बता देगा कौन से लाइन पे ऐसा है, ठीक है। जैसे इसमें विंडोज़ में जिप वगैरह होते हैं, तो इसके अंदर भी इनबिल्ट जिप होता है, इसको हम कहते हैं टार। जो टार होता है ये क्या करता है, इसको हम टेप आर्काइव कहते हैं। ये बस जिप करने के और अनजिप करने का काम आता है, इसका बस कमांड थोड़ा अलग होता है। जैसे कि टार लिख दूँ, मैं इसके यहाँ लिख दूँ CZVF, फिर जो टार जो फाइल जो मैं जिप फाइल बनाना चाहता हूँ, जैसे मैं टेस्ट फोल्डर का बनाना चाहता हूँ, तो test.tar.gz, ये ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा। और जो फोल्डर का नाम है, जैसे टेस्ट नाम का फोल्डर है, इसको मैं जिप करना चाहता हूँ, तो ये इस तरीके से करना होगा। अब ये क्या करेगा, टेस्ट को जिप कर देगा इस नाम में, वो भी यहीं पे। आप चाहे तो पाथ भी दे सकते हैं, आप चाहे तो कहीं और पे भी जिप करा के इसको रख सकते हैं, तो टार ये काम आता है। अब इसको जैसे मुझे अगर अनजिप करना है, तो अनजिप करने का कमांड क्या होगा, टार x
ZVF, और यहाँ पे आपका जो टार फाइल है उसका नाम देना पड़ेगा आपका, test.tar.gz ऐसे। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो भी रहेगा इस फाइल के जिप फाइल के अंदर, उसका फोल्डर को यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर देगा। आप पाथ भी दे सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं हम SSH के बारे में। SSH हमने पहले भी देखा हुआ है, ये SSH कमांड है, इसके काफ़ी सारे यूसेज है इसके, और काफ़ी डिटेल में अब इसको हम आगे पढ़ेंगे। SSH मोस्टली सिर्फ आपका जो यूज़र नेम है, ये यूज़र नेम @ जो भी सर्वर का नाम है, जैसे सर्वर का नाम या IP, ये ऐसे कुछ, तो ये इस तरीके से चलता है। लाइनक्स में क्या होता है, क्योंकि ये लाइनक्स सिस्टम है तो उसमें आपको की फाइल देना है तो इंटरेक्टिव करना पड़ेगा, ये आई है, ठीक है। फिर आपको मतलब आई मतलब इनपुट फाइल है, और ये आपको की का पाथ देना होगा। अगर आपका जो SSH जो हिडन फोल्डर है आपका .ssh आपके प्रोफाइल के अंदर, उसके अंदर आपके कीज़ हैं तो वो ऑटोमेटिकली ही पिक कर लेता है। बस यहाँ पे बस इतना ही लिखना है। अगर आपका जो की है कहीं और है, किसी और पाथ पे है या कहीं और पे पड़ा हुआ है, तो आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा, की का नाम भी देना पड़ेगा, तब वो कोई डिफरेंट की उठाएगा, ठीक है। तो ये हम बार बार करते रहेंगे, आगे काफ़ी काम आएगा ये। एक जो है मेरे पास वो है wget। wget क्या करता है, अब आप इसको देखें। आपका वहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, जैसे कि हमारा विंडोज़ में होता है ना, कोई सेटअप फाइल होता है .exe होता है। तो अगर आपको उसको डाउनलोड करना है exe को, तो आप क्या करेंगे, उसका जो URL है, जैसे इसमें हमारा dpkg होता है, और भी डेब नाम का एक इसका जो एप्लीकेशन का जो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है DEB, डेब। एक्चुअली डेबियन से आया हुआ है ये, तो DEB होता है उसके अंदर। जैसे विंडोज़ में होता है ना exe, वैसे डेब होता है, वो सेटअप फाइल होता है। तो जैसे डेब फाइल आपको करना है कहीं पे, तो आपको उसका URL आपको देना होगा। यहाँ पे जैसे उसका URL आ गया HTTPS, ऐसा कुछ आएगा। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जैक्टली बिल्कुल वो कोड नहीं है। जैसे लिख दूंगा मैं ऐसा कुछ, तो ये डेव फाइल अगर मान के चलो आपको URL में कहीं आपको मिल रहा है, आपके ब्राउज़र पे कहीं पे आपको मिला हुआ है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। मैं इसको एक बार एक एग्जांपल करके देख लेते हैं इसको, क्योंकि हम काफ़ी करने वाले हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक साइट खोला हुआ है यहाँ पे, अपाचे का साइट है। यहाँ पे मुझे कुछ फाइल्स दिख रहे हैं, ये मेरे फाइल्स हैं, जैसे ये है ना, ये जिप फाइल है। अब जैसे मुझे इसको डायरेक्टली इंस्टॉल करना या सॉरी इसको डाउनलोड करना है, तो मैं क्या करूँगा, कॉपी लिंक, और जैसे मैंने यहाँ पे बताया था वैसे ही wget, और ये तो देखिए ये यहाँ पे मेरा वो फाइल, ये देखिए यहाँ पे आ गया। ये एक्चुअली मैं गलत डायरेक्टरी पे आ गया, ये मेरे रूट पे आ गया। मैं इसको मूव कर देता हूँ टेम्प पे। तो ये जो फाइल है मेरा अब यहाँ पे डाउनलोड हो गया। तो इस तरीके से हम पैकेजेस वगैरह मैनुअली भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कई सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ना, उसको वो उबंटू के जो रिपोजिटरी होता है या जो उनके सर्वर्स होते हैं उसमें होते नहीं हैं, तो कई बार उनके वहाँ सेटअप करना पड़ता है। उनके खुद के स्क्रिप्ट्स वगैरह होते हैं, उससे भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में इस तरीके से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो ये तरीका है wget का। तो ये कुछ बेसिक कमांड्स हैं हमारे लाइनक्स के अंदर, और भी काफ़ी सारे इसके अंदर कमांड्स होते हैं, जिसको जैसे जैसे हमारे को काम पड़ते जाएगा हम वैसे वैसे इसको हम यूज़ करते जाएंगे, ठीक है। इनिट लेवल्स हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हिडन कमांड्स हैं। स्क्रिप्टिंग इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसके थ्रू आप बहुत कुछ कस्टमाइज तरीके से कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम उसके बारे में और जानेंगे। जो मेरा करियर मतलब ये जो कोर्स का जो पाथ है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये मेरा साइट है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ये लर्निंग है ना, तो इसके अंदर मैंने 4 इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज बना रखे हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमने ना ये वाला जो पार्ट है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। इसमें हमारा MS ऑफिस तक हमने ये तीनों कंप्लीट कर लिया था। इंटरनेट और बेसिक प्रोग्रामिंग है, ये धीरे धीरे हम सीखेंगे लाइनक्स के साथ ही। और जैसे इसके अंदर जाएंगे तो जैसे
जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जैसे अभी उबंटू पे चल रहा है तो उबंटू का एक ओवरव्यू है, ठीक है, प्लस लाइनक्स भी है इसके अंदर। ऐसी सेंटोस भी हमने पहले पढ़ा हुआ है और ये विंडोज़ के हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे टेक्नोलॉजीज जो आएंगे, जैसे DNS DHCP है, इस पर हम कैसे पढ़ेंगे, हम दो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे कि विंडोज़ में भी वो कैसे हम कर सकते हैं और लाइनक्स पे भी कैसे कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको टेक्नोलॉजी को समझने में एक मतलब अच्छा ओवरव्यू मिलेगा। तो इसी तरह जैसे हमें स्टोरेज सर्वर बनाना है, वर्चुअलाइजेशन करना है या डायरेक्टरी सर्वर बनाना है ना, तो ये तरीके से मैंने इसको बनाया हुआ है। और जैसे ये सेकंड कैटेगरी था, इसके बाद थोड़ा और जाएंगे, थोड़ा और एडवांस हम पढ़ेंगे। तो ऐसे कैटेगरीज़ के हिसाब से हम इसको जो भी हमारे जो टॉपिक्स है उसको हम पढ़ते जाएंगे। यहाँ पे जो लास्ट है हमारे पास, ये जो है ये काफ़ी टॉप मोस्ट जो स्किल्स है ये वो है। तो यहाँ तक हम पूरा कोर्स को करेंगे कंप्लीट। और जैसे आप चाहते हैं वीडियोस को देखना, तो इसके अंदर मैंने वीडियोस भी डाल रखे हैं। जैसे मैं अगर आप जैसे मैंने बेसिक कंप्लीट कर लिया है तो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, आपको ना जो इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं, जैसे कि ये देखिए मास्टरिंग मैक ओएस, तो ये ओएस से रिलेटेड है ना। ये देखिए इंस्टॉल है और ये उसके बारे में है। और इसी तरीके से देखिए विंडोज़ के ट्यूटोरियल्स वगैरह है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको वीडियोस भी ऐसे ही मिलेंगे। आप चाहे तो यहाँ से भी चला सकते हैं, चाहे तो यूट्यूब से डायरेक्ट चला सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स में आपको पूरे वीडियोस मिलेंगे एक पूरे कोर्स के रूप में। जैसे आप किसी भी स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके स्किल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको उसके रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए इसके अलावा जैसे हम ये अपना जो भी अभी हम ये जो कोर्स है ये कंप्लीट करने के बाद आगे के जो और भी कई सारे स्किल्स हैं उस पर भी हम बात करेंगे। इस पर कोर्स भी बनाएंगे हम, काफ़ी सारे और भी चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरा कंप्लीट करूँ, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। और जैसे जैसे आप ये मेरे साथ सीखते जाएंगे, करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको स्किल्स आ जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा और उसके बाद आप चाहें तो इंटरव्यूज़ वगैरह दे के या कुछ ऑफिस वगैरह में इंटर्नी या फिर जो जो ट्रेनी एम्प्लॉय होते हैं वैसे जाके भी आप जॉब ले सकते हैं। तो आप जो ये जो मेरा वेबसाइट है इसको प्लीज़ एक्सप्लोर करना, और इसमें अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ और चेंजेस करने चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ इसके बारे में बताना। आई थिंक आज के लिए हमने काफ़ी कुछ सीख लिया। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।